नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग को आरक्षण पर अरसे से चल रहे विवाद के बीच बड़ा अपडेट आया है। ओबीसी को 27% आरक्षण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भोपाल में अधिवक्ताओं की विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर अधिवक्ताओं ने सहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के जवाब पर सभी साथ रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर बीते दिनों सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष में आपसी सहमति बनी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि जल्द ही ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता साफ होगा। इसी क्रम में आज कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह की मौजूदगी में याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक में महत्वपूर्ण सहमति बनी है। बैठक में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता, कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी वकील बैठक में शामिल हुए। बैठक में संयुक्त रूप से ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिलाए जाने पर सहमति बनी है। बैठक में एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश भी रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं चाहते हैं कि ओबीसी को पूर्ण 27% आरक्षण मिले। बैठक में यह भी सहमति बनी कि 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार और याचिकाकर्ता संयुक्त रूप से पक्ष रखेंगे और केस मजबूती से लड़ा जाएगा। ओबीसी महासभा ने मांग की है कि 2019 से अब तक 13% होल्ड पर रोके गए सभी पद ओबीसी समाज द्वारा भरे जाएं। सरकार के वकीलों के साथ साथ ओबीसी महासभा की ओर से भी अधिवक्ता नियुक्त किए जा रहे हैं। आरक्षण लागू करने की दिशा में ओबीसी महासभा, याचिकाकर्ता और ओबीसी समाज के अधिवक्ताओं द्वारा एक अभिमत एडवोकेट जनरल को सौंपा गया है। तो देखिए, लंबे समय से ये मांग और ये पूरी प्रक्रिया को लेकर बातचीत चली आ रही थी और 27% आरक्षण की जो बात है, अब एक रास्ता आसान सा जरूर लगता है और तब और ज्यादा हो जाएगा जब इस पर लगातार जो है वो सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन एक सहमति होना बहुत जरूरी होती है, जिसके लिए आज ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और इसके बाद कितनी ये राह आसान होगी, यदि कोई कहीं परेशानी आती भी है तो वो कौन से बिंदु हो सकते हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी के द्वारा ओबीसी महासभा के साथ में एवं हमारे जो वकील हैं एवं जो छात्र हैं उनके साथ एक संयुक्त बैठक भोपाल में बुलाई गई थी। अभी वो बैठक खत्म हुई है। उसमें सभी लोगों की एक आम सहमति बनी है कि सबकी इच्छा है, सरकार भी चाहती है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले और उसका स्पष्ट माननीय सीएम साहब का संदेश एडवोकेट जनरल जी ने वहां पर रखा अपना पक्ष। उन्होंने कहा कि माननीय सीएम साहब, मध्य प्रदेश सरकार और हम सब लोग ये चाहते हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले और जो 13% होल्ड है वो 2019 से लेके आज तक के सभी पदों पे ओबीसी के द्वारा ही भरे जाएं। और यही मंशा हमारी ओबीसी महासभा की थी। तो सभी संयुक्त तरीके से मिलके उसका ये हल निकला है कि 22 तारीख से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसमें हम सब लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल माननीय प्रशांत सिंह जी ने भोपाल में बैठक ली। सभी ओबीसी के संगठन, ओबीसी के एडवोकेट पलास होटल में बैठक थी। बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई, जिसमें सभी संगठनों ने अपने अपने सुझाव रखे 27% आरक्षण को लेकर। मैं भी चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% का लाभ मिलना चाहिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी चाहते हैं दिल से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख से सुनवाई होना है। फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करना चाहता है। इसलिए मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने ओबीसी के जितने संगठन हैं और ओबीसी के जो एडवोकेट हैं उनसे सुझाव मांगे हैं कि आप कोई एक अच्छा एडवोकेट का नाम सुझाइए जो वहाँ पर मध्य प्रदेश की ओर से, सरकार की ओर से और ओबीसी की ओर से वहाँ पर अपनी बात रख सके और वो निर्णय हमारे पक्ष में हो सके। तो इस संबंध में ओबीसी महासभा ने अपने एडवोकेट के नाम दिए हैं। वो नाम गुप्त तरीके से वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। एडवोकेट जनरल महोदय ने सभी से सुझाव लिए, सबके सुझाव प्राप्त किए। एक बात यहाँ पर आई कि जो 13% पद होल्ड किए हैं उनको अभी अनहोल्ड कर दिया जाए। तो उसमें भी सर्वसम्मति से ये सहमति बन चुकी है कि 13% का जब भी अनहोल्ड होगा उसमें ओबीसी के लोगों को ही महत्व दिया जाएगा और 22 तारीख के बाद सरकार निर्णय लेगी। 23%
अनहोल्ड करने का। 27% आरक्षण ओबीसी को मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए, हम सब इस बात से सहमत हैं और सरकार पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और हमारे पक्ष में विश्वास से निर्णय आएगा और 27% का लाभ ओबीसी को मिलेगा। चलिए, तो मोहन सरकार का प्रयास भी है ओबीसी आरक्षण पर बनी बात। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि ये जो बैठक हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और सभी लोगों की एक सहमति दिखती है। मैंने शुरुआत ही करी थी, जब सहमति होती है तो सब कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट की बात होती है। एक लंबे समय से ओबीसी को 27% आरक्षण की बात चली आ रही थी और तब सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पर 22 सितंबर से सुनवाई होने लगेगी। तो सब लोग एक मत एक राय के साथ जाएंगे तो ये राह सबसे ज्यादा आसान होगी। इसके बावजूद यदि कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर लगता है कि कोई अड़चन हो सकती है या किसी के कोई ऐसे सुझाव हैं, वो भी अपनी बात को लेकर आज सामने आए हैं, तो मुझे लगता है सारी एक सहमति की जो बात है वो बिल्कुल सार्थक होती हुई दिखती है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रामगोपाल सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं, जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय लोधा लोधी समाज के। रामगोपाल जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं, ओबीसी कोर कमेटी एडवोकेट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। और लोकेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य ओबीसी महासभा से जुड़े हैं। लोकेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लोकेंद्र जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के एक पूरे सदस्य भी हैं और जहां तक ओबीसी का सभी लोग आज पक्ष रखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आज की बात नहीं, एक लंबा वक्त हो गया 27% आरक्षण को लेकर। आज जो बैठक हुई और आज जो सहमति बनी है, कितना एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको लगता है कि मिलेगा, यहां से निकलेगा? और लगभग माना जाए कि इस पर एक पूरी सहमति के साथ ये एक मध्य प्रदेश के लिए सौगात जैसा होगा ओबीसी वर्ग के लिए। जी देखिए, ओबीसी महासभा विगत कई वर्षों से गांव-गांव गली-गली जाके ओबीसी के लोगों को जोड़कर रोडों पर धरना प्रदर्शन करके एक मूवमेंट इस प्रदेश में हमने बनाया था। हमारी मांग थी कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए था। सब प्रदेशों में ओबीसी को 27% है, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी को नहीं था। तमाम उसके बाद लागू हुआ, फिर कोर्ट में चले गए, फिर स्टे आ जाता था, फिर से हमारे वकील लोग मेहनत करते थे, उसको स्टे विकेट कराते थे या कोई जो भी पिटीशन रहती थी उसको डिसमिस करवाते थे, फिर लागू करवाते थे। ये सब चीज़ें चल रहा था, लेकिन फाइनली अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तो अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सभी पार्टियों को बुलाया था। आज हमारे सभी सामाजिक संगठन, इसमें ओबीसी महासभा सामाजिक संगठन तो एक ही ओबीसी महासभा था, उसके अलावा हमारे एडवोकेट्स थे और हमारे याचिकाकर्ता थे और दूसरा हमारे स्टूडेंट थे जो प्रभावित हैं। उनको हमारे एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी ने आज पलास होटल में बुलाया था। एक बैठक हुई, उन्होंने कहा कि जो आप लोगों की मांग है, जो ओबीसी महासभा विगत कई वर्षों से रोड पे जो लड़ाई लड़ रहा है, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अभी तक हम दो पक्ष हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, एक तो आप हाई कोर्ट में लड़ते थे अपना 27% लाने के लिए, एक हम सरकार की तरफ से रहते थे, तो दो पक्ष हुआ करते थे। लेकिन आज हम आपसे ये साथ बैठ के एक प्रयास कर रहे हैं कि आज से हम दो पक्ष नहीं रहेंगे, एक पक्ष रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की भी मंशा है, उन्होंने बताया कि सीएम साहब चाहते हैं कि 27% मिलना चाहिए और हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप हमें इसमें कोऑपरेशन दें अपना। हम सब सरकार और आपके सामाजिक संगठन मिलके सब हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ें और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिला के लेके आए। इसके लिए हमें आपसे 2-3 आवश्यकता चाहिए। उन्होंने बोला पहला हमें ओबीसी महासभा का कोऑपरेशन चाहिए, हमने सहमति दी। उन्होंने बोला कि 2 हमें ऐसे वकील दीजिए बड़े, जो आपको लगता हो कि जिन पे आपको ट्रस्ट हो, हम उनको अपनी तरफ से करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े। हमने ओबीसी महासभा की तरफ से उनको वकील भी दिए। तीसरी हमारी सहमति जो बनी वो ये था कि जिस तरीके से हमारे ओबीसी महासभा की मांग थी कि जो लोग अधिकारी, पिछली बार आपने देखा हो कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने के बाद भी वो घुमाते थे, लागू नहीं करते थे। तो हमने कहा है कि हमने ये मांग करी उनसे कि जितने भी अधिकारियों ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने में लापरवाही करी है, उनको तुरंत या तो सस्पेंड किया जाए या उनको हटा के वहाँ से कहीं अतिरिक्त लगाया जाए। वो अभी भी बैठ के जहाँ जहाँ हमारा स्टे नहीं है वहाँ पे एक किया है, तो इस पे बात हुई। दूसरा 13% जो होल्ड था, उस विषय पे भी चर्चा हुई हमारी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आपके सभी एडवोकेट्स और सब मिलके एक अभिमत बना के हमें दीजिए कि हम उस पर कैसे कर सकते हैं, उस पर हम अपनी लीगल ओपिनियंस बना के सरकार के साथ में बात करेंगे। तो एक सकारात्मक पहल है, सरकार चाहती है। हमारा तो आंदोलन से हम तो शुरुआत से लड़ ही रहे थे, तो हमें एक अच्छा हम इसको पॉजिटिव मान सकते हैं कि हम सबकी सहयोग से और खासकर आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों ने भी हमारे आंदोलन को अच्छा कवर किया। सब चीज़ एक नया रास्ता बन रहा है कि जो इस देश में जो ओबीसी की जनसंख्या आधी है,
पूरे देश की या प्रदेश की जनसंख्या आधी प्रतिशत जो जनसंख्या है 50%, उसको 27% नहीं मिला था, वो मिलना शुरू होगा। तो अब शुरुआत है, देखते हैं 22 तारीख से हम सब मिलकर एकजुट होकर ओबीसी के जो न्याय और हक अधिकार की लड़ाई है, हम जीत के आएंगे सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल। चलिए धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ धर्मेंद्र जी, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी है, महत्वपूर्ण पक्ष भी आज आप लोगों ने जो इस बैठक के दौरान रखा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। और आने वाले समय में जब वहां तक, क्योंकि सुनवाई जब शुरू होगी, हर पहलू पर बातचीत की जाएगी। इतने समय से होल्ड था, क्योंकि कई बार कोर्ट के चक्कर इस मामले में लगे, बड़े आंदोलन भी देखे गए, लेकिन अब जो एक सहमति है, कहते हैं ना कि जब सरकार उस पर अपना पक्ष रख ले, जब सब लोगों की सहमति हो जाए, जिस तरीके से आप लोगों की बैठक हुई थी, तो फिर कहीं ऐसा कोई क्रॉस नहीं बनता कि उस पर कोई ऐसा सवाल आएगा। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, लंबे समय तक ये चली है, और इसके बाद इसमें आपको लगता है, क्योंकि आप कोर कमेटी के एडवोकेट भी हैं, और जाहिर तौर पर इसका जब पक्ष रखेंगे तो हर एक पहलू को कानूनी रूप से, क्योंकि वहां पे किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन चीजों का समावेश होगा, कहां पे क्रॉस हो सकता है, या आप बेहतर जानते होंगे, तो किस तरीके से इसको देखते हैं जब वहां चीजें पहुंचेंगी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको बताना, अवगत कराना चाहता हूँ, जो आज जो बैठक हुई है वो निश्चित ही एक सार्थक बैठक हुई है। और जिस प्रकार से पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, सर्वदलीय बैठक, दुर्भाग्य जो लड़ाई ओबीसी महासभा सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का और न्यायालय में काम लड़ रहा है, उसको बुलाया नहीं। अफसोस हुआ सरकार को कि जो लड़ाई सच्चाई के तौर पर, जो लड़ाई सामाजिक न्याय के तौर पर ओबीसी महासभा लड़ रहा था, वो सही लोगों के बीच में इस बैठक में आना चाहिए। क्या इस वर्ग की क्या परेशानी थी? एक ओबीसी महासभा ने जो इस बैठक में स्पष्ट एक 5 बिंदुओं को लेकर सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता आए हुए थे, उनकी टीम आई हुई थी, जो इस पूरे मामले को लेकर वो देख रही है। उस मीटिंग में साफ स्पष्ट कहा कि जहां किसी प्रकार का जो विभागों में पीएससी भर्ती हो, चाहे विभाग की भर्ती हो, तमाम सारे जहां पर कानून पर और भर्तियों पर कोई प्रकार का। धर्मेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कुछ शायद नेटवर्क इशू हुआ है। एक बार आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश। हाँ, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, प्लीज बोलिए। स्पष्ट हमने कहा कि इसको 13% होल्ड है, उसको तुरंत उसको लागू कराया जाए, जिससे कि आशा जो बनी है, जो लोगों को बीच में, छात्रों के बीच में आशा है कि सामाजिक न्याय के तौर पर सरकार इस बात को कह रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पर हम आरक्षण देंगे, लेकिन नहीं दे रहे। हमने स्पष्ट कह दिया कि तब तक 27% जो पहले ये स्पष्ट करे, सरकार विश्वास जगाए, क्योंकि 2019 से लेके आज तक 2025 होने जा रही है। बच्चों के साथ उनके मानसिक रोगी हो गए इस भर्ती को लेकर, तमाम सारे उनके रिश्ते टूट गए, उनके ओवर एज होते जा रहे हैं, उनके जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, उनको देखते हुए ये चिंता का विषय। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। एक छोटी सी प्रतिक्रिया रामगोपाल जी की भी आ जाए। रामगोपाल जी, क्योंकि अखिल भारतीय लोधी लोधा समाज के आप अध्यक्ष भी हैं, समाज भी है, और जहां तक ओबीसी वर्ग की बात हो रही है, उनके हितों की बात होती है, उनके आरक्षण को लेकर लंबे समय से जो चीजें चल रही थी, और आज जो बैठक हुई, आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी से इसे जीत जाएंगे? क्योंकि जब मैं बार बार एक चीज पर जोर इसलिए दे रही हूं, क्योंकि जब सहमति सब लोगों की होती है तो फिर कहीं कोई मुश्किल नहीं आती। और कुछ थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु आज रखे गए, जो डिमांड्स थी कि किन किन लोगों को होना चाहिए, जो एक सुझाव के तौर पर भी था, उसके बाद आपको लगता है कहीं कोई कमी है, या फिर ये रास्ता आसान है? धन्यवाद राखी। आज मध्य प्रदेश में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, किंतु आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है, ये बहुत सराहनीय है पहल। मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल भोपाल आए और उनने ओबीसी के सभी संगठन, ओबीसी के सभी एडवोकेट, ओबीसी के सभी समाज के पदाधिकारियों को बुलाया और एक मीटिंग आयोजित की। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। अभी तक जो सरकारें थी, उनकी मंशा नहीं थी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, किंतु डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में चाहती है
कि 27% आरक्षण ओबीसी को लाभ मिलना चाहिए, तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है इसकी 22 तारीख से सुनवाई होना है। उस संबंध में सर्वसम्मति से पिछड़ा वर्ग समाज के जो ओबीसी के संगठन हैं, मध्य प्रदेश में बहुत संघर्ष किया, ओबीसी के जो संगठन काम कर रहे हैं, हमारे भाई लोकेन गुर्जर जी के नेतृत्व में और अन्य पदाधिकारी कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष का आज परिणाम आने वाला है। तो सभी पदाधिकारियों ने, सब समाज के लोगों ने जो ओबीसी का भला चाहते हैं, सब ने मिलकर एडवोकेट जनरल को आश्वासन दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की लड़ाई लड़िए और अपने अधिवक्ताओं के नाम जो है ओबीसी महासभा ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए अच्छे एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और एडवोकेट जनरल को आश्वासन सभी पदाधिकारियों ने दिया है कि हम सब सरकार के साथ हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की लड़ाई लड़ें और 27% आरक्षण ओबीसी समाज को मिले। मध्य प्रदेश में यही सारा ओबीसी समाज चाहता है। बिल्कुल सही है। एक चीज़ और है लोकेन जी, क्योंकि जो एक सुझाव के तौर पर चीज़ें आई हैं यहाँ पर, और जिन चीज़ों की जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ रही है, यदि अधिवक्ताओं की अच्छी ज़रूरत है तो वो भी आप लोगों की तरफ से है, हर चीज़ की तैयारी है ताकि उस सुनवाई के दौरान कहीं कोई ऐसे पॉइंट पे कमी ना रह जाए, क्योंकि वो जब कहते हैं ना कि जब रोज़ उस पर चर्चा होने लगेगी, बहस होने लगेगी, वहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा, तो कोई कमी नहीं होनी है। और ऐसे मौके पर यदि सरकार का साथ भी होता है, यदि मध्य प्रदेश के मुखिया खुद भी चाहते हैं कि ये बिल्कुल 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी मुश्किल यहाँ पर आएगी। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब आपको जो हम लोग तो रोड पर लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, हमने लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुद्दे को यहाँ तक सभी साथियों के बदौलत, हमारे संघर्ष के बहुत सारे साथी आज हम मीडिया पे देख रहे हैं, वो बात है। लेकिन हमारे जो अंतिम व्यक्ति जो ब्लॉक में, गाँव में बैठा हुआ है, जो हमारे एक आवाज़ से भोपाल में गूंज कर देता था, ये उन सब लोगों की जीत है। और निश्चित ही सरकार जब किसी चीज़ पर लगती है तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारी मांग ही सरकार से रहती है, सरकार ही अब हमारे साथ है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी लड़ाई थी हम वो जीत के आएंगे। और जिस तरीके से उनका जो पॉजिटिव रिस्पांस अभी मिल रहा है, तो निश्चित ही जो ओबीसी की लड़ाई है वो हमें लगता है कि हम 100% जीत के आएंगे और एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि ओबीसी को मध्य प्रदेश में 27%, जिसको लोग पहले एक सपना मानते थे कि मध्य प्रदेश में कभी 27% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो आज हमारे ओबीसी के जो अंतिम क्षेत्र का व्यक्ति, जो हमारा कार्यकर्ता है, जिसने कम से कम 10 साल से मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रहा है, रोडों पर लड़ाई लड़ रहा है, उनकी सबकी ताकत से आज ये सब उस मुहिम पे पहुंच गए हैं कि सरकार और हम सब मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख से पूरी तैयारी के उसमें तैयारी के तौर पे हम मध्य प्रदेश को ओबीसी 27% रिजर्वेशन दिला के रहेंगे। बिल्कुल। एक बात और है धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? धर्मेंद्र जी, हाँ ठीक है। धर्मेंद्र जी, एक बात और है, एक क्राइटेरिया जब तय किया गया था 50% आरक्षण वाला कि आप उससे ज्यादा चीजों को नहीं कर सकते, मैंने आज कई जगह पे देखा, दूसरे स्टेट्स को मैं थोड़ा सा जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि वहां की राज्य सरकारों को कई उन्होंने अपने, देखिए जातिगत जनगणना की जब ये बात हुई, उसके बाद बिहार का एक एग्जाम्पल ले लें तो बहुत सारी चीजें वहां पर बदली हैं। जो ग्राफ है, जो आंकड़ा है आरक्षण का, वो बहुत तेजी से बढ़ा, दूसरे स्टेट्स में भी है, और वहां की सरकारों ने अपने हिसाब से जो भी फेरबदल हो सकता था किया। मध्य प्रदेश के, क्योंकि हम परिपक्ष में 27% आरक्षण को लेकर जो बात कर रहे हैं और जो क्राइटेरिया 50% का था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब चीजें जाएंगी तो हर पहलू पर बात करना जरूरी होगा, तो यहां कैसे उस विषय पर हम अपनी चीजों को उस तरह से रख पाएंगे ताकि हम यहां से एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकालें? देखिए कि जिस प्रकार से जहां कोई भी स्टेट के अंदर अगर कोई डाटाबेस डाटा ना हो उस वर्ग का, तो निश्चित ही इंदिरा साहनी का जजमेंट उस पर लाइबल। लेकिन इसमें 2011 का जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग 51.8 ना इस वर्ग की संख्या बताई गई। तो निश्चित ही जब इस प्रकार से अगर हम इस दूसरे पहलू से समझ लीजिए कि जब 10% ईडब्ल्यू आरक्षण, 16% एससी का रिजर्वेशन और 20% एसटी का रिजर्वेशन, और फिर उसको बढ़ाकर कर दिया जाए तो ओवरऑल 50% से ऊपर निश्चित ही पड़ता है। तो जब एक आरक्षण को हम 10% दे सकते हैं तो उसके आधार पर 50 से वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो निश्चित इंदिरा साहनी का जजमेंट इस पर लागू नहीं होगी। देखिए एक चीज और आपको एक और अवगत करा देता हूँ, जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा, पूर्व की सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लेके आए थे और उसके बाद में
उसको चैलेंज किया गया था। एक पीजी की छात्रा आस्था दुबे नाम की छात्रा ने उसको इसी बात को लिखा थी, 50% से ज्यादा नहीं है, लेकिन उस छात्रा की डिग्री पूरी हो गई। उसके साथ ना वो आज की तारीख में वो अध्यादेश आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है, वो कानून बन चुका है। दूसरी बात, जब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक यूथ फॉर इक्वलिटी के द्वारा एक याचिका लगाई जाती है और उस पर स्टे हो जाता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र जारी किया जाता है कि जो 13% होल्ड है वो जब तक ना 18/105 जो पब्लिक 2021 का जो याचिका है वो जब तक निराकृत नहीं हो जाती तब तक ना इसमें 13% होल्ड रखा जाएगा। और आज की तारीख में जब वो आज अस्तित्व में नहीं है, वो आज हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, तो इसको क्यों रोका गया 13% को? तो इसको ओबीसी महासभा ने स्पष्ट कहा कि जब किसी प्रकार का कानून को किसी ने चैलेंज नहीं किया, जब किसी प्रकार का जिन विभागों में कोई रोक नहीं है, तो फिर इसको रोका क्यों जा रहा है? इसको तुरंत भरा जाए। इस पर हमने स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के महाधिवक्ता ने माना और उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम को पूरी तरह से और सुप्रीम जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब देश के एडवोकेट, उनसे हम उनसे बात करके और इसमें पूरी टीम लगा के और करके हम लागू करने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसमें सरकार को जब पहले भी शिवराज जी के टाइम पे भी ओबीसी के तमाम संगठनों के बारे में बताया गया कि किसी प्रकार का कानून को किसी ने चैलेंज नहीं किया और ये गुमराह किया अधिकारियों द्वारा, वहां के पीएसओ के द्वारा, जो विभागों के प्रमुख है, उन्होंने इसको गुमराह करते हुए सरकार के मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को गुमराह करते हुए उसको लागू नहीं करने दिया। हमने इस बैठक में स्पष्ट कहा, इन दोषी अधिकारियों ने जो इस वर्ग का नुकसान किया उन पर तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि संविधान के प्रति पूरी तरह से ये साधना उल्लंघन किया, ऐसे लोगों पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये बात आना और इन सारी चीजों को रखना ही तो अपने आप में महत्वपूर्ण है और वही बात आती है कि जब तक चीजें ही क्लियर नहीं होंगी तब तक कैसे न्याय मिलता। तो आज उस जगह पे पहुंच चुके हैं रामगोपाल जी, क्योंकि आपने भी कहा कि सरकार का ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा इस विषय पर, क्योंकि वो खुद भी यदि इस पर सहमति रखते हैं तो फिर कहीं कोई काट नहीं हो सकती। लेकिन अभी जैसे धर्मेंद्र जी भी एक बात कह रहे थे कि पुराने समय से ये चीजें हो सकती थी, बीच में जिन लोगों ने गलत परसेप्शन बनाया या गलत तरीके से उस पर काम किया या सही तरीके से इन चीजों को, इन नीतियों को लाने नहीं दिया 27% ओबीसी आरक्षण को लेके, इसीलिए हम पीछे छूट गए। लड़ाई चलती गई, कोर्ट में भी मामला आया, आता जाता गया, लेकिन आज हम उस सीढ़ी पर पहुंचे हैं कि बस एक पायदान की और बात है। तो ये जो पूरी एक लड़ाई है वाकई में बहुत संघर्षों वाली लड़ाई है, लेकिन अब क्योंकि जो ये सार्थक प्रयास किए गए हैं, मुझे लगता है बहुत इसके नजदीक पहुंचे हैं। देखिए, सरकार सतर्क है एकदम, क्योंकि पहले जो अधिकारी जो नहीं चाहते थे कि ओबीसी के लोगों को लाभ मिले 27% का, जिन लोगों ने इस आरक्षण को रोकने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार उनको दंडित करने का काम करे, ये ओबीसी महासभा ने सरकार से मांग की है और हम भी उनका समर्थन करते हैं ओबीसी महासभा का, कि जो अधिकारी की मंशा नहीं थी कि ओबीसी के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, जो काम को रोकना चाहते थे, ओबीसी आरक्षण को अटकाना चाहते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और अब तो सरकार बहुत सतर्क है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी खुद स्वयं रुचि ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं और 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में अब ओबीसी को मिलकर रहेगा, ऐसा सबका संकल्प है। और अब कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता कोई भी उसमें अड़ंगा डालने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि सरकार सतर्क है, सरकार की मंशा सही है, सरकार की मंशा साफ है। इसलिए सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए 27% आरक्षण सरकार को दिलाना होगा और ये संकल्प सरकार ने लिया है और 22 तारीख को सरकार अपना पक्ष रखेगी बहुत मजबूती के साथ में, और सारे संगठन और सारे ओबीसी के समाज सरकार के साथ है। बिल्कुल, चलिए, और कहते हैं एक सकारात्मक सोच के साथ इस पर बढ़े थे और यहाँ तक पहुंचे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ये बिल्कुल कह सकते हैं। जाहिर तौर पर ये 27% आरक्षण की जो बात हुई है ओबीसी वर्ग के लिए, ये बहुत बड़े एक
किसी सौगात या तोहफे से कम नहीं होगी, क्योंकि वो सुनवाई अब 22 सितंबर से जो कंटिन्यू होगी और जो चीजें रखी गई हैं, जो सुझाव थे, जो मांगे गए हैं आज की बैठक के बाद, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें आने वाले समय में दिखेगा। क्योंकि समय की सीमा है। आपसे भी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकार का भी प्रयास है, और जब सरकार का प्रयास होगा तो ओबीसी आरक्षण पर बात बन गई है। हम बिल्कुल इस पर इसलिए मोहर लगा देते हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो सुझाव होने थे, जो बैठक होनी थी, जो सरकार का पक्ष था, जो ओबीसी महासभा से जो सदस्य हैं, जो इनके लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने सारी चीजों को स्पष्ट किया। तो अब वहां पर जब मजबूती से पक्ष रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो इस लड़ाई को कहीं ना कहीं जीतना बहुत आसान सा लगता है। और फिर इस पर क्या अपडेट होगी, ये जब सुनवाई शुरू होगी हमारे और आपके सामने आएगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।